नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में अब मुल्क मुखालिफ कार्रवाई या पत्थरबाजी भारी पड़ेगी। जी हां, हुकूमत ने शरपसंद अनासिर पर नकेल कसने के लिए एक नया हुक्मनामा जारी किया है। इसके तहत मुल्क के खिलाफ नारेबाजी करने वाले और पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ ऐसे लोगों के पासपोर्ट पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। सीआईडी की खुसूसी ब्रांच ने सभी इकाइयों को इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए हैं। इसके तहत कहा गया है कि जिन लोगों से रियासत के कानून और लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है, इन पर सख्त नजर रखी जाएगी। ऐसे लोगों पर सख्ती के लिए सभी डिजिटल सबूत और पुलिस रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाएगा। कश्मीर में 370 के खात्मे के बाद पत्थरबाजी के वाकयात में हालांकि काफी कमी आई है और इंतजामिया चाहता है कि ऐसे वाकयात अब दोबारा शुरू ना हो, ऐसे वाकयात दोबारा से रोनमा ना हो, लोग पुरअमन माहौल में जिंदगी गुजारें, जिसकी वजह से अब एक नए अहकामात बाकायदा जारी किए गए हैं। इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस एक्ट में बाकायदा तरमीम की है और कहा है कि जो लोग इस तरह के वाकयात में मुलव्विस होंगे, उनके पासपोर्ट की वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी, उन्हें जॉब में बाकायदा दिक्कत पेश आ सकती है। तो ऐसे में जो कदम इंतजामिया ने उठाया, इस कदम को आखिर वहां की जो जमातें हैं, सियासी जो जमातें हैं, वो किस तरह से देखती हैं, आज हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और क्या सरकार को, इंतजामिया को यह कदम और पहले उठाना चाहिए था, और आखिर क्या इस कदम उठाने के बाद इस तरह के वाकयात पर वाकई में काबू पाया जा सकेगा? इन्हीं तमाम बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर दरख्श अंद्राबी जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है बीजेपी की, वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। दरख्श अंद्राबी जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान एसपी वैद जी, जो कि साबिक डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। एसपी वैद जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के तर्जुमान भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले दरख्श अंद्राबी जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि बीजेपी ने कहा है और बाकायदा कि जो कदम इंतजामिया ने उठाया, ये कदम बहुत अच्छा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के हालात को पटरी पर लाना, और क्योंकि 370 के बाद से हमने देखा कि इस तरह के वाकयात में कमी आई है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के वाकयात पर नकेल कसने के लिए, या इस तरह के जो शरपसंद है उन पर नकेल कसने के लिए यह कदम अच्छा है। इसे बीजेपी ने भी सराहा और उसका वेलकम किया है। कि जब माहौल खराब हो जाता है जी, और आसपास परेशानियां ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं से हमें ठीक करने की बहुत जरूरत पड़ती है। और नासूर जब ज्यादा बढ़ जाए तो उसकी हिकमत अमली यही रहती है कि उस बीमारी को खत्म करने की बहुत जरूरत होती है। रही बात कि आज इंतजामिया ने या गवर्नमेंट ने ये कहा है कि पासपोर्ट की वेरिफिकेशन और उनको नौकरी नहीं मिलेगी, बाकी चीजें जो तमाम जो क्रिमिनल एक्ट में लोग शामिल हो जाएंगे। देखिए, कश्मीर में ये हालात आज के नहीं है। कश्मीर में ये हालात 89 से शुरू हुए थे और तब से हमारे वहां पे हालात बद से बदतर होते रहे। और इस वाकया में बहुत सारे नौजवान हमारे इस गिरफ्त में आते गए और उन्होंने वो काम किए जिसका आज ये खमियाजा है, जिसपे आज गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ा। अब बात ये है कि जो जिनका पासपोर्ट बना हुआ है, जिनकी नौकरियां लगी हुई है, क्या उनकी फिर से वेरिफिकेशन हो जाएगी, या जो नए सिरे से इस क्रिमिनल एक्ट में जाएंगे या ऐसा क्राइम करेंगे, उनको क्लियरेंस नहीं मिलेगी। ये भी एक पॉइंट है। लेकिन ये है कि हमें समाज को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं से कदम उठाना पड़ता है। और अगर हम ये कदम नहीं उठाएंगे, गवर्नमेंट ये कदम नहीं उठाएगी,
तो ये पौध बढ़ती जाएगी और हमारे नौजवान नस्ल जो ड्रग्स में फंस गए हैं, जो क्रिमिनल एक्ट्स में फंस गए हैं, जो जेलों में सड़ रहे हैं, तो ये सारा खमियाजा हमारे सियासतदानों ने दिया हुआ है। हम ये नहीं चाहेंगे कि फ्यूचर जनरेशन भी और जोक दर जोक लोग क्रिमिनल एक्ट्स में शामिल हो जाए, चाहे वो पत्थरबाजी है, चाहे वो बाकी क्राइम्स है, उसमें नहीं जुड़ना है। तो कहीं ना कहीं रोक लगाना बहुत जरूरी है। जब माँ बाप अपने बच्चे को डांटता है तभी तो वो एक हद में रह जाता है। अगर सरकारें यही कहेंगी कि क्राइम करते रहिए और अब हम आपको माफ करते रहेंगे, तो फिर ये क्राइम रुकेगा। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हमारा समाज सुधर जाए, हमारी नौजवान पौध सुधर जाए, तो कहीं ना कहीं सरकार को सख्त कदम उठाने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। और अब इंतजामिया ने एक जहन बना लिया है कि जम्मू कश्मीर में अमन किस तरह से कायम हो और दोबारा से इस तरह के हालात ना बनने पाए जो 90s के बाद, या यूं कहा जाए कि 2-3 साल पहले तक जिस तरह के हालात थे, इस तरह के हालात दोबारा से ना बनने पाए। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान नजमुस साकिब साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। नजमुस साकिब जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं एसपी वैद साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, जो बात दरक्षा अंद्राबी जी कर रही थी कि जो बीमारी थी, जो पत्थरबाजी या क्रिमिनल एक्ट में जो नौजवान यहां के फंसे हुए थे, क्या आपको लगता है कि इस बीमारी से निकालने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कदम उठाया है, क्या वाकई में इससे इलाज हो सकेगा? एसपी वैद जी, सर सुन पा रहे हैं मुझे आप? मुझे लग रहा है शायद वैद साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही, दोबारा से हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। सर, मुझे सुन पा रहे हैं क्या एसपी वैद जी? ठीक है, मेरी आवाज शायद वहां तक नहीं पहुंच पा रही। मैं नजमुस साकिब साहब आपके पास आना चाहूंगा। नजमुस साकिब साहब, जो नया कानून एक तरह से लेकर आया है जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन, इसे पीडीपी किस तरह से देखती है? क्योंकि अब यही कहा जा रहा है कि जो लोग शरपसंदी में पकड़े जाएंगे, जो लोग पत्थरबाजी करेंगे या जिनके ताल्लुकात मिलिटेंसी से अगर होंगे, जो शरपसंदी में फंसे हुए होंगे, उन्हें अब बख्शा नहीं जाएगा, उन पर अब नकेल कसी जाएगी। देखिए, इस पूरी जो प्रक्रिया है, जो पूरी प्रोसेस है, इसके दो पहलू उनको हमें देखने की जरूरत है। सबसे पहले एक आर्बिट्री और डिस्क्रिशनरी पावर पुलिस और एग्जीक्यूटिव को देना, इट डिफीट्स द होल पर्पस ऑफ जस्टिस सिस्टम। पुलिस आर्बिट्रेरली किसी के खिलाफ कोई चार्जशीट करे, कोई डॉसियर बनाए और उस इंसान को फिर ये हक ना हो लीगल रिकोर्स का कि वो कोर्ट में जाए, ये चैलेंज करे डिसीजन, ये चैलेंज करे ऑर्डर के भाई मेरे खिलाफ जाते हैं, जहां किसी नौजवान को उठा के जेल में डालते हैं, 11 साल के बाद वो छूटता है, कोर्ट बोलता है जी इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसको बंद रखा गया है। सैकड़ों में ऐसे केसेस हमने देखे हैं। एक तो इसमें आर्बिट्री पावर है जो, और एग्जीक्यूटिव आर्बिट्री और डिस्क्रिशनरी पावर जो एग्जीक्यूटिव और पुलिस को मिल रहा है, ये सबसे बहुत डेंजरस चीज है। समीर जी, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल बताऊंगा। कल खुदा न खास्ता ऐसा हो, आपको अपनी कंपनी वाले बोलें कि आपको हम कंपनी से निकाल रहे हैं क्योंकि आप देशद्रोही हैं, क्या आपको ये हक नहीं बनता उनको बोलने के लिए कि मैं क्यों देशद्रोही हूं? आप मेरी बात सुनिए, आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं, आप कोर्ट जाएंगे तो आपके पास कोर्ट का रिकॉर्ड है, मेरे पे गलत तहमत लगा रही है। आज कश्मीर में, ये मुल्क में पहली बार हो रहा है जहां मुल्क के अदलिया निजाम को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को अदलिया के पास जाने का उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं बचा है। नहीं, नजमुस साकिब साहब, आप सीधे सीधे कहिए ना कि ये एक्ट, ये कानून जो एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर का लाया, ये पीडीपी को पसंद नहीं है। पीडीपी बिल्कुल इस पर यकीन नहीं रखती है। उससे भी आऊंगा मैं, पहले इसका दूसरा पहलू जो है उससे बात में छेड़ना चाहता हूँ। देखिए, हमने बारहा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, बाकियों को, यहाँ के जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं, उनको हमने बार बार ये सुनते हुए कहा है कि कहीं पे जनाब एनकाउंटर चल रहा था, वहां पे हमने नौजवान को ये मौका दिया वो सरेंडर करे। अगर ये पॉलिसी ऑफ रिकॉन्सिलेशन वहां पे अडॉप्ट करें और उस नौजवान ने कल को गन छोड़ दिया, क्या उसको फिर हक नहीं है कि दूसरी जिंदगी स्टार्ट करने का? ये तो आप कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, एक तो इनमें तजाद है, इनके कौल और फेल में तजाद है।
एक तरफ ये बोलते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में रिकॉन्सिलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक तरफ से बोल रहे हैं कि जो अगर रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस है तो ये तो रियलिटी है कि जम्मू कश्मीर में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा जो है अफराद जो है, नौजवान जो है काफी इसमें इन्वॉल्व है। तो एक बहुत बड़े तबके को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, ना ही उनको आप बाहर जाने का, वो बाहर जॉब के लिए जाते हो, ना ही वो बाहर जा सकते हैं, ना ही उनको आप यहाँ पे नौकरी करने दे सकते। तो ये लोग, नौजवान जो इतना बड़ा तबका है, ये करेगा क्या? ये मेरा सवाल है। बात रही, देखिए ये बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट है। आज जो हम पे इम्पोज की जा रही है यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, आज जो इम्पोज की जा रही है हमारी यहाँ पे लीडरशिप, इनका एक बहुत डिस्कनेक्ट है। ये जो लोग जहाँ पे है, फिर अब अलग है। नहीं नजमुल साकिब जी, ठीक है, आपकी बात मुझे समझ में आ गई। अब आप ये बताइए कि जो शरपसंद आम लोगों के सफों में घुसे हुए हैं, उन्हें किस तरह से, उनकी पहचान कैसे होगी, उन्हें कैसे निकाला जाएगा, जम्मू कश्मीर में अमन कैसे आएगा? हमारे मुल्क में कोर्ट का निजाम किस लिए है? वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी। आप और मैं बैठ के, मुझे ये ताकत नहीं है किसी को बोलने का कि ये शरपसंद है। ये आपने डॉसियर देखी। चलिए ठीक है, ठीक है। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, मैं उनका भी तारुफ करा देता हूं। शेख बशीर जी सीनियर लीडर हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओबी डिबेट में जुड़ चुके हैं। शेख बशीर जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। शेख बशीर जी, मैं आपसे बहुत छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद एसपी वैद जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही हो, मैं आपके पास भी सर आ रहा हूं। बशीर जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस नई पॉलिसी को किस तरह से देख रहा है, जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन नई पॉलिसी लेकर आया है कि अगर आप पत्थरबाजी में, किसी शरपसंदी में अगर कोई नौजवान मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ अब सख्त कदम उठाए जाएंगे, उसके पासपोर्ट की वेरिफिकेशन रद्द कर दी जाएगी, नौकरी अगर सरकारी नौकरी होगी तो नौकरी खत्म कर दी जाएगी। इस पॉलिसी को कैसे देखती है एनसी? पहली बात तो यह है कि जब मैं पहली बात सुन रहा था पीडीपी और दूसरे दरख्शान रावी को मैं सुन नहीं पाया, क्योंकि आपके ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है जी। मैं आपको, जो आपने क्वेश्चन किया है मुझे जी, जमहूरी इंडिया में, स्वतंत्र भारत में कुछ चीजें बड़ी यूनिक हैं। 1990 से लेके आज तक हम इस मिलिटेंसी को झेल रहे हैं, और हमारे जो वैद साहब हैं, इन्होंने भी इसका मुकाबला किया है। अब ये रिटायर हो गए हैं, लेकिन इन्होंने भी मुकाबला किया है, बड़ी जुर्तमंदी से मुकाबला किया है। लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को तजर्बा गाह बनाया गया है। एक्सपेरिमेंट्स, हर तीसरे दिन एक एक्सपेरिमेंट होता है। आपके जो लॉज हैं पासपोर्ट के लिए, वो वैसे ही किसी को पासपोर्ट नहीं दिया जाता। आज तक मैंने देखा कि उसकी बाज़ाब्ता वेरिफिकेशन होती है, सीआईडी करती है, बहुत सी एजेंसियां करती हैं, और उसके बाद उसको पासपोर्ट दिया जाता है। और उसमें पहले ही दर्ज है कि अगर कोई किसी में मुलव्वस है तो उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाता है। अब मुझे समझ नहीं आया है कि ये जो कल या परसों कानून बनाया है, अगर किसी को आप कहते हैं कि जनाब आप शरपसंद हैं, आप एंटी नेशनल हैं, उसको मौका तो मिलना चाहिए कि वो अपनी सफाई में कुछ कहे। आप उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं और हथियार दे रहे हैं आप क्या नाम है, पुलिस डिपार्टमेंट को। कहने का मतलब यह है कि जमहूरियत में यह होता है कि हर लॉ अपना रास्ता जो है वो खुद तलाश करता है। आप ये देखेंगे आज तक जो पासपोर्ट बने हैं किसी वेरिफिकेशन के बगैर बने हैं नहीं। क्या कोई पासपोर्ट या ये जो मुलाजम जो बनता है उसके बाद भी, उससे पहले भी उसकी वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद उसको लगाया जाता है। क्या इससे पहले ऐसा नहीं था? ये हमें बताइए। अगर ये था तो ये 90 से लेके आज तक ये जो सारी सिस्टम है, जो लड़ाई लड़ी जा रही है, हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि नौजवान जो इस वक्त है उसको एंगेज किया जाए, उसको बाज़ाब्ता तौर पे उसके अंदर जो मिसट्रस्ट है उस ट्रस्ट को बहाल किया जाए। शेख बशीर साहब, जब भी कश्मीर में पुरअमन फजा कायम करने के लिए बातें की जाती हैं तो कहीं पर पीडीपी खड़ी हो जाती है, कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी हो जाती है। आखिर जो गंदगी है, जो शरपसंद लोग हैं, जो लोग आज भी जिनका झुकाव मिलिटेंसी की तरफ है, आखिर इनसे कश्मीर को छुटकारा कैसे मिलेगा? मेरा सिर्फ यह सवाल है कि कश्मीर पुरअमन कब होगा? ये कि आज तक जो पासपोर्ट इशू किए गए हैं या आज तक जो नौकरी, क्या उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई? कौन एजेंसी कर रही थी? उसकी कर रही थी ना वेरिफिकेशन। जो लॉज बने हुए थे उन लॉज के तहत वेरिफिकेशन होती है।
वेरिफिकेशन के बाद ही आगे चला जाता है। जब किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं उसकी भी वेरिफिकेशन होती है। और दरअसल कुछ चीजों को कंफ्यूज किया जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि आज तक ठीक है, एसपी वैद जी को भी मैं डिबेट में जोड़ लेता हूं। बहुत देर से वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मैं दोबारा से बशीर जी आपके पास आऊंगा। सर, एसपी वैद साहब, जो कहा जा रहा है कि कंफ्यूज किया जा रहा है, ये तो एक अपनी तरफ अपनी जगह एक सवाल है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो नई पॉलिसी और नया कानून जो बनाया गया है, जो बात दरख्शा अंद्राबी जी कह रही थी कि बीमारी बहुत पुरानी है, क्या मेरा सवाल सर ये, क्या उसका इलाज हो पाएगा इससे, इस कानून से, इस नई पॉलिसी से? जी, ये जो कानून बनाया है, ये एक, मैं कहूंगा, एक स्टेप इन राइट डायरेक्शन है। हालांकि मेरे एक को पैनलिस्ट जो कह रहे थे कि पहले भी वेरिफिकेशन होती थी जब आपको पासपोर्ट चाहिए या गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, बट मैं समझता हूँ ये ऑर्डर गवर्नमेंट ने इसलिए निकाला ताकि अगर किसी का रिजेक्ट किया जाए तो अगर क्लियर गवर्नमेंट ऑर्डर हो तो कोर्ट में कोई जाता है तो उसको अगर चैलेंज करता है तो ये ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उसके काम आएगा कि क्लियर पॉलिसी है। ऐसा जो आदमी मुलव्वस होगा स्टोन पेल्टिंग में या टेररिज्म में, उसको ना ही गवर्नमेंट की जॉब में लिया जाएगा और ना ही उसको पासपोर्ट इशू किया जाएगा। ये जो आम आदमी है कश्मीर का या पूरे हिंदुस्तान का, वो जो टैक्स पेयर मनी है वो ऐसे लोगों पर खर्च नहीं होना चाहिए जो कश्मीर के हालात खराब करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की शह पे चलते हैं, जो पाकिस्तान सिंपैथी रखते हैं पाकिस्तान की तरफ, जो टेररिज्म फैलाना चाहते हैं। तो अगर सरकार में ही ऐसे आदमी होंगे तो आप कैसी एडमिनिस्ट्रेशन देंगे? आपने हाल ही में देखा, एक मैंने न्यूज रिपोर्ट देखी, जो लोग कश्मीर से पासपोर्ट पे पाकिस्तान गए 40 लोग, उसमें से 28 लोग टेररिस्ट बन के आए। हम जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर, मैं इन दोनों को टेरर स्टेट मानता हूं, और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो टेरर स्टेट से कम नहीं है, और इन दोनों की मिली जुली भगत है ताकि इंडिया की प्रोग्रेस को रोका जाए। और कश्मीर उसका एक फील्ड बना हुआ है जहां ये जंग लड़ी जा रही है, और इंडिया का जो एक ग्लोबल पावर बनने का मार्च है उसको रोका जाए, उसमें अड़चने डाली जाए। ये पाकिस्तान और चाइना की पॉलिसी है और उसका कश्मीर एक मैदान बना हुआ लड़ाई का। तो ये बात हमारे कश्मीर के जवानों को समझना चाहिए। और जो लोग स्टोन पेल्टिंग में जाते हैं वो रेडिकलाइज होते हैं, जो लोग टेररिज्म में जाते हैं वो रेडिकलाइज्ड होते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरे साथ आई थिंक सभी लोग सहमत होंगे, उनका गवर्नमेंट में होना कोई मतलब नहीं बनता, फिर वो लोगों को क्या इंसाफ देंगे। और बाकी जो पाकिस्तान जाते हैं पासपोर्ट लेके, आपने देख ही लिया एक रिपोर्ट का एनालिसिस कि 50 लोगों में से 28 या 29 लोग टेररिस्ट बन के आए हैं। जब हम जानते हैं कि पाकिस्तान टेरर स्टेट है और हमारे लोगों को रेडिकलाइज करके टेररिस्ट बनाती है, तो हम क्यों अपने बच्चों को उसमें खोप रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं नजमुल साकिब जी, बहुत मुख्तसर मैं आपसे एक रिएक्शन चाहता हूं, जवाब चाहता हूं कि जो बात यहां पर एसपी वैद जी कर रहे थे कि ये तो जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर के नौजवानों को पटरी पर लाने के लिए है। अगर कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर पर नजर रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कोई इस तरह की पॉलिसी या कानून बनाता है तो उसमें हर्ज किस बात का है? उसमें क्या नुकसान है पीडीपी का? उसमें क्या नुकसान है नेशनल कॉन्फ्रेंस का? नजमुल साकिब साहब। डेमोक्रेसी के ऊपर बना और डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट पिलर है जुडिशरी। आज आप उस जुडिशरी की जो है उसको दफन कर रहे हो। आज आप कश्मीरियों को, सिर्फ कश्मीरियों को, मुल्क के बाकी लोगों को नहीं, सिर्फ कश्मीरियों को अदलिया से महरूम कर रहे हैं। इस वजह से हम खिलाफ हैं। आज आप एक बड़े तबके को, कश्मीर के बड़े तबके, आपको अदालत में जाने से कौन रोक रहा है? अदालत तो बात की बात है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सफाई की जरूरत है, अगर कहीं पर गंदगी है, सफाई की जरूरत है, तो क्या सफाई नहीं करनी चाहिए? मुझे सबसे पहले अफसोस हो रहा है, वैद साहब इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एसएसपी से लेके पूरे डीजीपी स्टेट रियासत के रहे हैं।
इनके टाइम पे कितनी CID वेरिफिकेशन हुई? क्या ये अपना काम नहीं कर रहे थे? क्या ये इनकॉम्पिटेंट थे? ये पहली बार मुल्क में मैं देख रहा हूं जो लोग खुद के अपने डिसीजन को क्वेश्चन कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। अरे जनाब, अगर कोई गलत है कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। वाइस साहब ने खुद बोला कि आज जो है एग्जीक्यूटिव को आपने वेपनाइज किया है, उनको जुडिशरी को ये बोलने के लिए कि जनाब ये देखिए ऑर्डर है, आप इसमें कोई अमल दखल नहीं कर सकते हैं। हमारा तो मसला वही है, जम्मू कश्मीर में अगर हमारी लड़ाई वो जमहूरियत की लड़ाई है, हम कोई नहीं बोलते। देखिए अगर तो जमहूरियत की मजबूती के लिए ये कदम उठाया गया है, ये जो कदम उठाया गया जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ही उठाया गया है। अगर हमारी सफों में ही मिलिटेंट शामिल रहेंगे, अगर हमारी ही सफों में शरपसंद शामिल रहेंगे, तो फिर किस तरह से जमहूरियत मजबूत होगी? मैं बशीर जी बहुत मुख्तसर में आपसे भी एक रिएक्शन लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं दरख्शान अंद्राबी जी आपके पास आ रहा हूं। शेख बशीर जी, अब आप ये बताइए कि अगर हमारे बीच में ही मिलिटेंट रहेंगे, हमारे ही जो डिपार्टमेंट हैं, जो शोबे हैं, अगर वहीं पर वो छुपे बैठे हुए हैं, तो फिर पुरअमन कैसे होगा कश्मीर? कश्मीर पीसफुल कैसे होगा बशीर साहब? आपने जो क्वेश्चन किया है इंडिया की सिक्योरिटी के साथ, इंडिया के उसके साथ कोई खिलवाड़ अलाउड नहीं है, वहां कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सवाल यह है, वैद साहब कह रहे थे कि एक ग्रुप पाकिस्तान गया और वहां से वो मिलिटेंट बन के आया। पहली चीज हमें यह पता लगे कि अगर वो गए वहां से तो वेरिफिकेशन किसने की, और वहां से अगर मिलिटेंट, आप एक मिसाल बताता हूं, एक पुलिस के एक DSP साहब बड़े अच्छे ओहदे पे थे, वो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे मिलिटेंट्स को, जम्मू पकड़ा गया। वो जब कोर्ट में गया तो वो फ्री हो गया, वहां से वो उसको बाद में इन्होंने नौकरी से निकाल दिया। ऐसे वाक़ात जहां चोरी करना जुर्म है लेकिन चोरी उसके बावजूद हो रही है, चोरी रुक जाती है उससे। जुर्म जो है वो कभी भी लाभ बनाने से रुक नहीं जाता है। ठीक है, मैं दरख्शान अंद्राबी जी, क्योंकि मेरे पास देखिए वक्त कम बचा है, बात बड़ी अच्छी यहां पर चल रही थी और जाहिर सी बात है सबकी मंशा यही है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को मजबूत बनाया जाए, जम्मू कश्मीर में किस तरह से तरक्की हो और किस तरह से पुरअमन जम्मू कश्मीर हो। लेकिन दरख्शान अंद्राबी जी, आखिर में मेरा सवाल यही है कि PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो अपोजिशन जो पार्टियां, वहां की जो रिवायती पार्टियां, अगर उनके जहन में कोई खदशा है, अगर वो इस पर सवाल उठा रही हैं, तो क्या दोबारा से इंतजामिया को इस पर सोचना चाहिए? देखिए, सोचने के लिए तो बहुत बार सोचा जाए तो कोई उसमें ममानियत तो है नहीं, लेकिन जब हमने पहले भी आपसे कह दिया कि जब क्राइम हद से बढ़ जाए तो उसको रोकने के लिए हमें कोई ना कोई कदम उठाना है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमने, जैसे आप ही कह रहे थे, आपके ही सवाल से मेरा जवाब है कि जब तक हम जहर को खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारे ये जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो हमारा फ्यूचर है, उनको शहरग इन्हीं लोगों से मिलती है जो ये कहते हैं कि क्राइम को बढ़ने दो, फिर हम अदालत में जाएंगे, केस पे केस, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। नहीं, अब वक्त खत्म बिल्कुल हो गया जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि शरपसंदी को रोकने के लिए कुछ तो ठोस कदम उठाने होंगे, और अगर इंतजामिया ने ठोस कदम उठाया है तो जम्मू कश्मीर के अवाम की जिम्मेदारी बनती है, कश्मीर के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इंतजामिया के साथ मिलकर आए, ताकि जम्मू कश्मीर फिर से दोबारा जन्नत बेनजीर बन सके और दोबारा से कश्मीर में अमन कायम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जी, SP वैद साहब, शेख बशीर साहब और नजमुस साकिब साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।